Hello students, welcome to Bansar Classes Online. I am Jay Singh Suryavanshi. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था, जैसे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस है। तो हम डिफरेंसेस की बात कर रहे थे, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे डिफरेंसेस नोट डाउन कर लिए थे, काफ़ी सारे डिफरेंसेस को हम डिस्कस कर लिया था। तो आई होप आपने उनको लिख लिया होगा और आपको समझ में आ गए होंगे। तो फटाफट उनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, फिर आगे की बात करते हैं। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम डिफरेंसेस देख रहे थे, क्या डिफरेंस है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सबसे पहले हमने इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा मोनोपेरेंटल होता है, मतलब यहाँ पर एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये पेरेंट कैसा होता है बेटा, ये पेरेंट एक मेल की तरह भी एक्ट करता है और एक फीमेल की तरह भी एक्ट करता है। मतलब ये कैसा हो सकता है बेटा, हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, तो हर्मेफ्रोडाइट एनिमल कैसे होते हैं, जिनके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो या तो दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिज्म जो है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म वो अपनी प्रोजेनिस को प्रोड्यूस कर सकता है। तो बेटा ये कैसा प्रोसेस हो गया, ये मोनोपेरेंटल प्रोसेस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा हमने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा इसके अंदर दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कैसा होता है, ये बाई पेरेंटल प्रोसेस होता है, जहाँ पर एक पेरेंट बेटा मेल होता है और दूसरा पेरेंट फीमेल होता है। सेकंड हमने डिफरेंसेस देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन कुछ रेयर कंडीशंस में हमें गैमेट्स देखने को मिल जाते हैं इनमें। लेकिन गैमेट्स बन भी जाए, लेकिन इसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, या फिर बोल सकते हैं हम फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं होती है। ऐसे ही हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर बेटा, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फर्टिलाइजेशन समझ लिया था हमने, और ये भी देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे गैमेट्स में फ्यूजन नहीं होता, इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन इवेंट एब्सेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होता, क्योंकि जब तक गैमेट्स फ्यूज नहीं होंगे, गैमेट्स फर्टिलाइज नहीं होंगे, तब तक यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फ्यूज होते हैं, क्योंकि अलग अलग गैमेट होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, और जब दोनों फ्यूज होते हैं आपस में तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर होती है बेटा, याद रखना, कई बार क्वेश्चंस पूछ आ जाते हैं इसमें से। तो जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर होती है बेटा, डिप्लॉयड सेल होती है ना। जाइगोट कैसी होती है, तो डिप्लॉयड सेल होती है, जिनके अंदर हाफ क्रोमोसोम्स मेल गैमेट के थ्रू आते हैं और हाफ क्रोमोसोम फीमेल गैमेट के थ्रू आते हैं। क्लियर। इसके बाद में मैंने बताया था कि जैसे ही जाइगोट बनता है, जाइगोट आगे डेवलप होके एम्ब्रियो की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर एम्ब्रियो एब्सेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था दोनों में डिफरेंसेस का, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितनी भी सेल्स बनती हैं या फिर जितनी भी प्रोजेनीज बनती है, ये सारी प्रोजेनीज कैसी होती है बेटा, क्लोन्स होती हैं। मीन्स ये एक तो मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होती है और जेनेटिकली भी सिमिलर होती है। ऐसे ही हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि जितनी भी प्रोजेनीज बनती हैं वो सारी कैसी होती है बेटा, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। ऐसे ही हमने एक यहाँ पर अमीबा का एग्जाम्पल देखा था कि एक पेरेंट अमीबा अगर डिवाइड होता है, डिवाइड होके दो ऑफस्प्रिंग बनाता है, दो डॉटर अमीबा सेल बनाता है, तो दोनों डॉटर अमीबा सेल कैसी होंगी बेटा, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगी, एक दूसरे के सिमिलर होंगी। तो दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, क्लोन्स, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेम टू सेम होंगी। इसके बाद में हमने देखा था एक और टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, वेरिएशन। तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गैमेट्स के अंदर फ्यूजन नहीं होता है, गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, तो कभी भी चेंजेस अकर नहीं होते इधर, या फिर वेरिएशन देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन होता है, और जब भी गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो क्रोमोसोम्स
जब भी गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो एक स्टेप होती है बेटा, सेल डिवीजन पढ़ोगे आप, जिसको बोलते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है तो डीएनए के सेगमेंट का एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा क्रॉसिंग ओवर। तो जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है तो जीन्स का एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। और बेटा जब भी चेंजेस होते हैं तब भी डेवलपमेंट होता है, चेंजेस से ही डेवलपमेंट होता है। तो जब तक वेरिएशन नहीं होंगे तब तक इवोल्यूशन भी नहीं हो सकता। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी भी इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारी सेल्स कैसी होती हैं, बिल्कुल सिमिलर होती हैं, तो वेरिएशन नहीं होगा। और जब बेटा वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंजेस होते हैं, वेरिएशन देखने को मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इवोल्यूशन भी होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं बडिंग। तो ये डिफरेंसेस जरूरी थे हमें ये पढ़ने से पहले। तो बेटा बडिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मोड है एक। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो बेटा एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है, हमें ईस्ट में देखने को मिलता है। और बडिंग भी अलग अलग टाइप की होती है बेटा। एक बडिंग होती है एक्सोजीनस बडिंग। कैसी? एक्सोजीनस बडिंग। दूसरी होती है बेटा एंडोजीनस बडिंग, अभी डिस्कस कर लेंगे हम। और एक बडिंग होती है बेटा चेन बडिंग, चेन बडिंग। ठीक है, तो ईस्ट में हमें चेन बडिंग देखने को मिलती है। ईस्ट में बेटा चेन बडिंग देखने को मिलती है, जहाँ पे एक पेरेंट ईस्ट की सरफेस पे एक बड का फॉर्मेशन होता है बेटा, एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। और ये आउटग्रोथ जैसे ही थोड़ी मैच्योर हो जाती है, ये पेरेंट की सरफेस से डिटैच हो जाती है और अलग एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में अपने आप को रीजनरेट कर लेती है। तो इसी कैपेसिटी को बोलते हैं बेटा बडिंग। तो बड क्या होती है? बड बेटा एक आउटग्रोथ होती है, और ये आउटग्रोथ पेरेंट की सरफेस स्पेस का फॉर्मेशन होता है, तो इसे बोलते हैं बेटा बड। और ये बड जब एक के साथ एक अटैच रहे, है ना, और एक चेन की फॉर्म में हमें दिखाई दे, तो इसको बोलते हैं बेटा चेन बडिंग। क्लियर? हाइड्रा में अभी हमें बडिंग देखने को मिलती है, लेकिन जो बडिंग का टाइप है हाइड्रा के अंदर वो है बेटा एक्सोजीनस बडिंग, है ना। हाइड्रा में जो टाइप देखने को मिलता है हमें बडिंग का, उसे बोलते हैं बेटा एक्सोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो बड है वो पेरेंट के आउटर सरफेस पे देखने को मिलती है। ठीक है, जो यहाँ पे बड बनती है, जो आउटग्रोथ है, वो पेरेंट के आउटर सरफेस पे देखने को मिलती है। अभी हम देखेंगे, अभी हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे इसको कि एक्सोजीनस बडिंग कैसी होती है। मतलब एक हाइड्रा है, एक पेरेंट हाइड्रा, और पेरेंट हाइड्रा की आउटर सरफेस पे एक आउटग्रोथ बनती है बेटा। और ये आउटग्रोथ जैसी थोड़ी सी मैच्योर होती है, ये अपने पेरेंट हाइड्रा से अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद में एक न्यू हाइड्रा की फॉर्म में रीजनरेट हो जाती है। तो इसी कैपेसिटी को क्या बोल रहे हैं बेटा हम? एक्सोजीनस बडिंग। ठीक है, बडिंग के अलग अलग टाइप है। हमने देखा कि अगर बड बनने के बाद में बहुत सारी बड बनती है और वो एक दूसरे से अटैच रहती हैं, तो इसे बोलते हैं हम चेन बडिंग, और ये देखने को मिलती है बेटा हमें ईस्ट में। ऐसे ही एक और बडिंग का टाइप है, जिसे बोलते हैं बेटा हम एक्सोजीनस बडिंग, और ये बडिंग कहाँ देखने को मिलती है? तो हाइड्रा में। एक्सोजीनस बडिंग क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि यहाँ पे बड का फॉर्मेशन पेरेंट की आउटर सरफेस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। हमने देख चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा एक पेरेंट का पार्टिसिपेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट टेक्स प्लेस इन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स लाइक अमीबा, स्मॉल एनिमल्स लाइक दी हाइड्रा। तो इन एनिमल्स के अंदर जितने भी लोअर एनिमल्स होते हैं, जितने भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। Just like yeast reproduction in Hydra takes place through the process called budding, Hydra और yeast में हमें किस मेथड के थ्रू यहाँ पर रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है बेटा, दी हाइड्रा प्रोसेसेस डिफरेंट बल्जेस ऑन इट सेल कॉल्ड बड्स। जो पेरेंट हाइड्रा की सरफेस पे छोटी छोटी सी आउटग्रोथ देखने को मिलती है, जो बल्जेस देखने को मिलती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? बड्स।
नेक्स्ट है यहाँ पर दीज बर्ड्स डेवलप इनटू इंडिविजुअल हाइड्रा, ईच हाइड्रा कैन पॉजेस अ डिफरेंट नंबर ऑफ बर्ड। ठीक है, तो पेरेंट हाइड्रा की सरफेस पे जितने भी बर्ड बनेंगी वो बर्ड पेरेंट हाइड्रा से अलग होती हैं और एक न्यू हाइड्रा की फॉर्म में रीजनरेट हो जाती हैं, एक न्यू हाइड्रा की तरह एक्ट करती हैं। तो देख लेते हैं एक बार डायग्राम। ये आपको डायग्राम दिख रहा है जहाँ पर ये एक हाइड्रा है बेटा। ठीक है, एक लोअर एनिमल है, आप पढ़ोगे आगे, एक ये बेटा एक लोअर एनिमल है, और ये लोअर एनिमल किसके थ्रू कर रहा है बेटा रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर मेथड जो देखने को मिल रहा है आपको, इसको बोलते हैं बडिंग। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइनी बम्प अपीयर ऑन पेरेंट हाइड्रा। तो ये पेरेंट हाइड्रा है बेटा, और इसकी आउटर सरफेस पे एक आउटग्रोथ देखने को मिल रही है हमें, और इसी आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं हम, इस आउटग्रोथ को बोलते हैं हम बड। इसके बाद में इसी हाइड्रा में दिखा रखा है कि ये जो बड है, ये बड धीरे धीरे मैच्योर हो रही है, डेवलप हो रही है। इसके बाद दिखा रखा है कि ये बड धीरे धीरे ग्रो होती जा रही है, और ग्रो होने के बाद में ये पेरेंट से अलग हो गई है और ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है, अपने आप अपना नरिशमेंट कर सकती है। तो इसलिए पेरेंट की सरफेस से डिटैच हो गई है। ठीक, तो इस मेथड को बोलते हैं बेटा हम बडिंग। और ये बडिंग का कौन सा टाइप है, तो इसको बोलते हैं बेटा हम एक्सोजीनस बडिंग। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया आपको कि एक पेरेंट हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा की आउटर सरफेस पे एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हुआ। तो ऐसे ही काफ़ी सारी आउटग्रोथ हो सकती है। ये आउटग्रोथ जैसे ही थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे डेवलप हुई, ये यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा डेवलप हो गई है, तो जैसे ही डेवलप हो जाएगी ये अपने आप अपना नरिशमेंट कर सकती है, अपने आप सर्वाइव कर सकती है। तो ये पेरेंट की सरफेस से अलग हो जाती है, जैसे पेरेंट की बॉडी से अलग हो गई है इस वाले पिक्चर के अंदर, और बाद में अलग होने के बाद में ये एक इंडिविजुअल हाइड्रा की फॉर्म में हमें दिखाई देती है ना, इंडिपेंडेंट हाइड्रा की फॉर्म में ये रीजनरेट हो जाती है। तो इस तरीके से एक हाइड्रा से बहुत सारे हाइड्रा बनते हैं, और सारे हाइड्रा किससे होते हैं बेटा, सिमिलर क्लोन्स होते हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं और किस किस टाइप का मेथड था। तो बडिंग में हमने बोला था कि एक होता है एंडोजीनस बडिंग। तो यहाँ पर जो आपको दिख रही है पिक्चर, ये पिक्चर है बेटा एक स्पॉन्ज की, है ना, एक लोअर एनिमल है स्पॉन्ज, और उसकी पिक्चर है। यहाँ पर जो आपको मेथड देखने को मिल रहा है बडिंग का, इसे बोलते हैं बेटा एंडोजीनस बडिंग। तो यहाँ पर पेरेंट की बॉडी के अंदर बड का फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा एंडोजीनस बडिंग। जहाँ पे पेरेंट की बॉडी के अंदर बड का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं बेटा एंडोजीनस बडिंग। जहाँ पे पेरेंट की बॉडी के बाहर बड का फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं एक्सोजीनस बडिंग। और यहाँ पे दिख रहा है आपको ईच सेल है, ईस्ट सेल की सरफेस इस तरीके से बड ऑफ हो रही है, और धीरे धीरे एक के ऊपर एक सीक्वेंस की फॉर्म में, ये चेन की फॉर्म में अरेंज हो गई है। इसे ही बोलते हैं बेटा चेन ऑफ बर्ड्स या फिर चेन बडिंग। यार समझ में आया बेटा? हमने क्या देखा कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस है। इसके बाद हमने काफ़ी सारे डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं। हमें पता चल गया है कि वेरिएशन क्या होते हैं, इवोल्यूशन क्या होता है, और क्लोन्स क्या होते हैं। तो इसके बाद में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट मेथड पढ़ा है बेटा बडिंग। और बडिंग में हमने 3 तरह की बडिंग का नाम लिखा है। फर्स्ट एक्सोजीनस बडिंग, सेकंड एंडोजीनस बडिंग, और थर्ड है बेटा चेन बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग का मतलब क्या है बेटा, हमने देखा था कि पेरेंट की आउटर सरफेस पे बड का फॉर्मेशन होता है। ये आउटर सरफेस है और इस पे बड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे बोलते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस बडिंग। तो यहाँ पर एक पेरेंट है, एक पेरेंट हाइड्रा है, एक लोअर एनिमल है, ठीक है, और इसकी आउटर सरफेस पे एक बड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, और ये बड धीरे धीरे मैच्योर हो रही है, और जैसे ही मैच्योर हो जाती है पेरेंट की सरफेस से अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद में एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्म में हमें दिखाई देती है, जनरेट हो जाती है। सेकेंड जो टाइप है बेटा एंडोजीनस बडिंग। तो यहाँ पर एक पेरेंट है, एक पेरेंट स्पॉन्ज है, और ये स्पॉन्ज एक लोअर एनिमल है बेटा। जैसे हाइड्रा है ना एक लोअर एनिमल, ऐसे ये स्पॉन्ज भी एक लोअर एनिमल है। इस स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर
बड का फॉर्मेशन होता है। मतलब अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बड का फॉर्मेशन होता है तो इसे बोलते हैं बेटा हम एंडोजीनस बडिंग। और ये बड बहुत सारी देख रहे हो आप बड बन चुकी हैं, और ये बड बाद में पेरेंट की बॉडी से रिलीज हो जाएगी, कैविटीज से रिलीज हो जाएगी, और एक न्यू स्पॉन्ज की फॉर्म में हमें दिखाई देती है। ऐसे ही ईस्ट में भी बडिंग होती है बेटा। और ईस्ट में किस टाइप की बडिंग होती है? चेन बडिंग, जहाँ पे ये आपको दिख रहा है बड बन रही है, और ये बड बनने के बाद में एक दूसरे से चेन की फॉर्म में अटैच है, तो इसे बोलते हैं बेटा हम चेन बडिंग। तो ये था बडिंग, समझ में आ गया। और सारी जितनी भी इसके थ्रू जितनी भी एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स बनती हैं बेटा, जितनी भी सेल्स बनती हैं, जितनी भी डॉटर सेल्स बनती हैं, वो सारी सेल्स कैसी होती हैं? तो सारी सेल्स हमेशा क्लोन होती हैं, एक दूसरे के सिमिलर होती है। हमने पढ़ा था कि क्लोन्स कैसे होते हैं। क्लोन्स मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो इसी पेरेंट के यहाँ पर इसी पेरेंट के थ्रू एक बड बनी, और यही बड आगे डिवाइड होती जा रही है। तो यहाँ पर पेरेंट का ही जेनेटिक मटेरियल आगे पास हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल सेम जेनेटिक मटेरियल है, जैसा पेरेंट का है वैसा ही एक डॉटर सेल्स का है। तो यहाँ पर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते। सारी सेल्स जो होती है, सारी डॉटर सेल्स बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है हमें। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड पे। फर्स्ट देखा है बेटा हमने बडिंग, और बडिंग में हमने दोनों टाइप की बडिंग देख ली है। एक हमने बडिंग में टाइप देखा बेटा एक्सोजीनस बडिंग, और दूसरा एंडोजीनस बडिंग। फर्स्ट देखा बेटा हमने एंडोजीनस बडिंग, और सेकंड एक्सोजीनस बडिंग। दो तरह की बडिंग देखी हमने। एक और बडिंग देखी है बेटा हमने, एक और बडिंग देखी है किस टाइप की? ईस्ट में किस टाइप की थी? तो चेन बडिंग, क्लियर। और हमने देखा, आपको जो लास्ट वाला डायग्राम दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे दिख रहा है कि एक बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो जितनी भी बर्ड्स बन रही हैं वो एक दूसरे से अटैच है। तो इस टाइप की बडिंग को बोलते हैं बेटा चेन बडिंग, क्लियर। इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर जो कि सबसे सिंपल टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, बाइनरी फ्यूजन, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं फिजन। सिंपली आप समझो फिजन। और बेटा फिजन अलग अलग टाइप का होता है, जैसे हमने पढ़ा है कि बडिंग अलग अलग टाइप का होता है, ऐसे फिजन मेथड भी अलग अलग टाइप का होता है। फर्स्ट मेथड है बेटा इसका फिजन के अंदर, फर्स्ट जो टाइप है वो है बेटा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन ऐसे ही बेटा और भी इसके टाइप आप पढ़ोगे आगे हायर क्लास में। तो बाइनरी फिजन होता है बेटा। इसके अलावा एक फिजन ऐसा होता है जिसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन एक और मेथड होता है बेटा फिजन का, जिसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल फिजन। और एक और लास्ट टाइप है बेटा इसका ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स फिजन। तो बेटा फिजन जो है अलग अलग टाइप का होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल फिजन एंड ट्रांसवर्स फिजन। यहाँ पे जो आपकी क्लास में 8 क्लास में जो दिया हुआ है ओनली बाइनरी फिजन के बारे में दिया गया है, तो आप इसको तो समझो ही समझो, लेकिन थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन बाकी के बारे में भी ले लेते हैं कि बाकी टाइप क्या होते हैं। तो जैसा कि बेटा इसका नाम है यहाँ पर बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, फिजन मतलब होता है बेटा डिवाइड होना, क्लियर। फिजन मतलब क्या है? डिवाइड होना। अगर कोई भी एक सेल, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रही है, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रही है। एक पेरेंट सेल है बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जब वो दो सेल के अंदर डिवाइड हो रही है, दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो रही है, क्लियर। तो इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को बोलते हैं बेटा हम बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब क्या होता है? दो, एक सेल डिवाइड होके दो में कन्वर्ट हो रही है, क्लियर। अब जब भी एक सेल डिवाइड होती है बेटा, तो सेल के अंदर आपको पता है दो बेसिक पार्ट एक सेल के अंदर, एक है न्यूक्लियस और दूसरा जितना भी फ्लूइड पोर्शन है। मतलब आप एक चीज़ समझ सकते हो यहाँ से कि जब भी कोई सेल डिवाइड होगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर सेल डिवाइड हो रही है,
तो दोनों पार्ट का डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है। एक न्यूक्लियस का भी डिवाइड होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एक साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? अब यहाँ से दो टर्मिनोलॉजी अराइज होती है जो आपको समझना चाहिए। एक टर्मिनोलॉजी होती है बेटा जब न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होता है, न्यूक्लियस में जब डिवीजन होता है तो उसको बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस में जब डिवीजन होता है बेटा तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जब साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है तो इसे बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। क्लियर? तो एक सेल जब डिवाइड हो रही है, किसी भी पेरेंट सेल के डिवाइड होने के लिए जरूरी है कि उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो और फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो। तो बेटा जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस, और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। क्लियर? तो एक जब सेल डिवाइड होगी दो सेल के अंदर, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा, बाइनरी फिजन। तो हमने ये समझ लिया कि बाइनरी फिजन क्या है। अब हम समझते हैं बाकी के क्या डिफरेंसेस है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में। मल्टीपल फिजन क्या होता है बेटा? मल्टीपल फिजन क्या होता है बेटा? बाइनरी फिजन मतलब एक सेल जब डिवाइड हो रही है दो के अंदर, उसे बोलते हैं हम बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होता है? जब एक सेल, एक पेरेंट सेल, ठीक है, कोई भी एक पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल के अंदर काफ़ी सारे माइटोसिस सेल डिवीजन हो। इस पेरेंट सेल के अंदर काफ़ी सारे माइटोसिस सेल डिवीजन हो, और जैसे ही माइटोसिस सेल डिवीजन होते हैं तो एक सेल काफ़ी सारी सेल्स में डिवाइड होगी। एक सेल दो में होगी, फिर दो फर्दर डिवाइड होगी दो में, फिर जितनी भी दो सेल्स बनेंगी फिर वो दो डिवाइड होंगी। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो मतलब एक सेल पहले डिवाइड हुई है दो में, दो सेल डिवाइड हुई है चार में, फिर बाकी की जो चार सेल है वो भी आगे डिवाइड होगी। ठीक है, तो इस टाइप के फिजन को बोलते हैं बेटा मल्टीपल फिजन, जहाँ पे एक सेल कई बार डिवाइड हो रही है। और कौन से टाइप के डिवीजन हो रहे हैं यहाँ पर? तो माइटोसिस डिवीजन। अभी हमने बाइनरी फिजन में भी देखा था कि एक सेल है, एक सेल के अंदर जैसे ही माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ है, सेल दो में डिवाइड हो गई है, दो डॉटर सेल्स के अंदर। और ये डॉटर सेल्स या फिर और क्या बोल सकते हैं हम इनको? प्रोजेनीज। क्या बोल सकते हैं बेटा? है ना, इस पेरेंट सेल की प्रोजेनीज, क्योंकि यही पेरेंट सेल तो डिवाइड हुई है दो में। क्लियर? तो जब भी एक पेरेंट सेल दो सेल में डिवाइड होती है तो बेटा इसको बोलते हैं हम बाइनरी फिजन। और जब एक पेरेंट सेल, बहुत सारे माइटोसिस जब हो रहे हैं एक पेरेंट सेल के अंदर, और एक पेरेंट सेल बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो रही है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम, क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारी डॉटर सेल्स बनती है यहाँ पर। क्लियर? इसके बाद में बेटा नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल नाम से पता चलता है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या है? जब भी कोई सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी सेल बोल सकते हैं, अगर उसमें डिवीजन कैसा हो रहा है, फिजन कैसा हो रहा है बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में। कैसा हो रहा है? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में। एक सेल या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में डिवाइड हो रही है तो इस टाइप के फिजन को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल फिजन। क्लियर? समझ में आया बेटा? नाम से पता चल रहा है हमें लॉन्गिट्यूडिनल फिजन का मतलब क्या है। जब कोई भी एक सेल या ऑर्गेनिज्म लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल फिजन। और कितनी सेल्स कितनी ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे बेटा यहाँ पे जब डिवाइड होगा? एक ऑर्गेनिज्म अगर लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, तो कितने में कन्वर्ट हो रहा है? दो में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा इस टाइप के फिजन को क्या बोलते हैं हम? तो लॉन्गिट्यूडिनल फिजन। कई बार आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में दे देता है, एक डायग्राम दे देगा जहाँ पे ऑर्गेनिज्म लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में डिवाइड हो रहा है, तो पूछ लेगा आपसे किस टाइप का फिजन है। एक आपको डायग्राम दे दिया कि एक सेल है वो बहुत सारी सेल्स बना रही है, ठीक है, तो यहाँ पे किस टाइप का फिजन का टाइप है आपको दे दिया ऑप्शन में। या फिर आपको दे दिया कि एक सेल जो है उससे दो सेल बन रही है,
और आपसे पूछ लिया है किस टाइप का फिजन है, ये बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, लॉन्गिट्यूडनल है या फिर ट्रांसवर्स है। तो आपको पता होना चाहिए अगर एक सेल दो में डिवाइड हो रही है माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू, तब क्या होगा बेटा, तब बाइनरी फिजन होगा, क्योंकि जब भी एक सेल डिवाइड होती है दो में तो हमेशा क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन। जब एक सेल या एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहे हैं उसके अंदर और बहुत सारी सेल्स बन रही हैं, ठीक है ना बेटा, जब भी माइटोसिस सेल डिवीजन होता है तो क्या होता है, दो स्टेप होती है, एक तो न्यूक्लियस में डिवीजन होता है और दूसरा साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है। बहुत सारे माइटोसिस होंगे तो क्या होगा बेटा, बहुत सारी सेल्स बनेगी। हमेशा एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाती है, तो फर्दर जो दो सेल्स बनी हैं वो भी आगे डिवाइड होती चली जाएंगी दो 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 में। क्लियर। तो यहाँ पर बहुत सारी सेल्स बनती हैं क्योंकि बहुत सारे माइटोसिस सेल डिवीजन होते हैं, है ना। और सारी सेल्स कैसी होती है बेटा, तो सारी सेल्स एक दूसरे की आइडेंटिकल होती है, या फिर बोल सकते हैं हम सिमिलर होती है, या फिर बोल सकते हैं हम क्लोन्स होती हैं। सारी सेल्स कैसी होती है बेटा, क्लोन, पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल, सिमिलर। क्लियर। तो ठीक है, इसके बाद बेटा लॉन्गिट्यूडनल फिजन देखा हमने कि लॉन्गिट्यूडनल फिजन क्या होता है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से डिवाइड हो रहा है दो में, तो इस टाइप के फिजन को बोलते हैं बेटा हम लॉन्गिट्यूडनल फिजन। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर ट्रांसवर्स फिजन। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स फिजन। अब ट्रांसवर्स फिजन क्या होता है, तो ट्रांसवर्स फिजन के अंदर बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हॉरिजॉन्टली एक्सिस से डिवाइड होता है। कैसा होता है बेटा, हॉरिजॉन्टली एक्सिस से, हॉरिजॉन्टली प्लेन से डिवाइड होता है। तो भी यहाँ पे कितनी सेल्स बनेगी बेटा, या फिर कितने ऑर्गेनिजम्स बनेंगे यहाँ पे, तो हमेशा दो डॉटर सेल्स बनेगी यहाँ पे, दो डॉटर प्रोजेनीज बनेगी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जब एक ऑर्गेनिज्म बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन से डिवाइड हो रहा है तो दो में कन्वर्ट होगा और दोनों ही क्या बनेंगे बेटा, दोनों ही प्रोजेनीज है। क्लियर। तो इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसवर्स फिजन। तो हमने देखा कि फिजन एक बहुत ही सिंपल मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अलग अलग टाइप का होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, लॉन्गिट्यूडनल फिजन एंड ट्रांसवर्स फिजन। यहाँ पे आपको बेटा बाइनरी फिजन दिया हुआ है आपके सिलेबस में, तो आपको इसको समझना जरूरी है ही। साथ में बाकी के जो टाइप थे वो भी मैंने आपसे एक बार डिस्कस कर लिए, ताकि आपको जब बाद में पढ़ने के लिए मिले तो आपको ये सुना हुआ लगे, आपको ऐसा नहीं लगे कि ये हमने बिल्कुल भी नहीं सुना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा पॉइंट कि बाइनरी फ्यूजन किस में प्रेजेंट होता है, अमीबा में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे एक अमीबा सेल माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू दो अमीबा सेल में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर। यहाँ पे लिखा हुआ है द अमीबा डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू टू इंडिविजुअल एंड द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन दिस वे, इट इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट बेटा लिखा हुआ है यहाँ पे अमीबा कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल होती है इसके अंदर। एज इट रिप्रोड्यूस द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा डिवाइड्स इटसेल्फ एंड फॉर्म्स टू डिफरेंट न्यूक्लियाई। जब एक सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है बेटा तो दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, दो अलग अलग सेल्स बन जाती हैं। और हमने ये भी स्टेप पढ़ी है कि जब न्यूक्लियस में डिवीजन होता है बेटा उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और जब साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन होता है तो उसे बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। तो दो स्टेप होते हैं किसी भी माइटोसिस सेल डिवीजन में, फर्स्ट डिवीजन इन न्यूक्लियस, देन डिवीजन इन साइटोप्लाज्म। सबसे पहले न्यूक्लियस में डिवीजन होता है और उसके बाद में साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस में जब डिवीजन होता है बेटा इस स्टेप को क्या बोलते हैं हम, तो कैरियोकाइनेसिस। और जब साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है तो उसको बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। लिखा हुआ है इसके बाद पॉइंट, देन द डिवीजन ऑफ बॉडी ऑफ अमीबा टेक्स प्लेस एंड ईच पार्ट रिसीव्स वन न्यूक्लियस। जब एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएंगे तो दोनों ही सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस तो हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा, और ज़रूरी भी है बहुत, क्योंकि उसके बिना तो कोई भी सेल अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी, ठीक है, ये कंट्रोलिंग बॉडी है उस सेल का। इन दिस वे टू अमीबाज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। यहाँ पे क्या हुआ, एक सिंगल पेरेंट है, मतलब कैसा प्रोसेस हो गया बेटा, ये मोनोपेरेंटल प्रोसेस। यहाँ पर एक पेरेंट अमीबा ने दो प्रोजेनिस बनाई है, दो डॉटर अमीबा सेल बनाई है। क्लियर बेटा।
तो आपसे इस टाइप से पूछ सकता है क्वेश्चंस कि अमीबा में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, आपसे पूछ लिया सपोज, तो आपको पता होना चाहिए। तो बेटा आपको यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखा रखा है, एक पिक्चर के थ्रू आपको रिप्रेजेंट कर रखा है कि अमीबा में किस तरीके से आपको ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर बोल सकते हैं हम बाइनरी फिजन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ बेटा एक पेरेंट अमीबा है, जो कि पेरेंट अमीबा एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। आपको पता है कि अमीबा एक प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर है, एक प्रोटोजोन है। और कैसा होता है बेटा, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, मतलब इन्हें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है और साथ ही साथ ये यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल्ड है। यहाँ पे एक पेरेंट अमीबा, जैसे इसके अंदर इसकी बॉडी में इसकी सेल के अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, तो माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू सबसे पहले बेटा यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है कि कैसे एक पेरेंट न्यूक्लियस इलोंगेट हो रहा है और इलोंगेट होने के बाद में ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है दो न्यूक्लियस में। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पर और ज़्यादा इलोंगेट हो रहा है और इलोंगेट होने के बाद में यही न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन हो गया है ना। साथ ही साथ में आपको दिख रहा है कि यहाँ से सेल जो है वो कैसी हो रही है बेटा, यहाँ से सेल जो हो रही है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है इस रीजन से, और इस रीजन पे सेल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है और कॉन्स्ट्रिक्ट होके इस तरीके से एक दूसरे से अलग हो जा रही है। ठीक है बेटा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन हो रहा है और उसके बाद में सेल के अंदर कॉन्ट्रिक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रिक्शन होने के बाद में ये सेल दो सेल के अंदर डिवाइड हो रही है और एक दूसरे से सेपरेट हो जा रही है। तो अब जो दो सेल फॉर्म हुई है बेटा वो क्या है, दोनों डॉटर सेल है, ठीक है ना। और या फिर बोल सकते हैं हम दोनों प्रोजेनीज है इस पेरेंट अमीबा की, दोनों जनरेशन है, ये दोनों जनरेशन है इस पेरेंट अमीबा की। तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर एक पेरेंट अमीबा है, उसके अंदर सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। और जब भी माइटोसिस सेल डिवीजन होता है बेटा तो दो तरह के डिवीजन होते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस में डिवीजन, और दूसरा होता है बेटा साइटोकाइनेसिस। क्लियर। तो आपको दूसरी वाली पिक्चर में यहाँ पर दिख रहा है कि न्यूक्लियस इलोंगेट होना स्टार्ट हुआ है, और इस वाली पिक्चर में थर्ड वाली नंबर की पिक्चर में जो आपको दिख रहा है कि न्यूक्लियस में और ज़्यादा इलोंगेशन हो रहा है और साथ ही साथ में यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना स्टार्ट हो गया है। इस वाली पिक्चर में आपको दिख रहा है कि दोनों ही सेल के, यहाँ पे एक सेल है और ये दूसरी सेल है, दोनों ही सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस आ गया है और साथ ही साथ में साइटोप्लाज्म भी होमोजीनियसली डिवाइड हो गया। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी इन दोनों सेल के अंदर इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब सेल डिवाइड हो रही है दो सेल में, ठीक है। तो एक डॉटर सेल ये, एक डॉटर अमीबा ये, और दूसरे डॉटर अमीबा सेल ये वाली ये। क्लियर बेटा। तो अगर डायग्राम आपके मॉड्यूल में सही से नहीं दे रखा है और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो फटाफट इस डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में देता है और आप डायग्राम बनाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं इनके। तो डायग्राम आपको बहुत अच्छा बनाना है, आप डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। डायग्राम में सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बस आप डायग्राम अच्छा बनाते हैं और आपने डायग्राम बना के छोड़ दिया, नहीं, आपको डायग्राम के साथ में लेबलिंग जरूर आनी चाहिए उस डायग्राम की। तो लेबलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना लेबलिंग के, बिना आप नाम लिखे किसी भी पार्ट के और डायग्राम को नहीं बना सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, वेस्ट है वो डायग्राम। तो कोई भी डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो कम से कम उनके नाम, जितने भी पार्ट्स हैं, जो स्टेज हो रही है वहाँ पे क्या आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, वो सब आपको लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये न्यूक्लियस है, ये पेरेंट अमीबा है, यहाँ पे इलोंगेशन हो रहा है न्यूक्लियस का, यहाँ ग्रुप का डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पर दो डॉटर सेल्स बन रही हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे बहुत सारे, जैसे हमने सेल चैप्टर पढ़ा था, ठीक है बेटा, हम सेल चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो सेल चैप्टर में जैसे हर एक सेल ऑर्गेनेल के हम अंदर जितने भी कंपोनेंट थे उनको हम लेबल कर रहे थे, तो इसे लेबलिंग आपको आनी चाहिए। और ये लेबलिंग कब आएगी बेटा, मैं मानता हूँ बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे डायग्राम हैं
तो आपको डायग्राम को एक ब्लैंक पेपर लेके अपने आप पहले डायग्राम देख लो, उसके बाद में डायग्राम अपने हाथ से बनाओ, और साथ ही साथ में जितने भी लेबलिंग है उसके अंदर उनको अपने आप लेबल कीजिए। तब आप 2-3 बार डायग्राम बनाओगे तब आपको लेबलिंग याद होगी, अदरवाइज नहीं याद होगा अगर आप ऐसे ही देखोगे तो। क्लियर? तो ये डायग्राम बना लो, आपके मॉड्यूल में शायद इतना सही से नहीं दे रखा है। ठीक है बेटा, चलें आगे। इसके बाद में नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे रखा है बेटा यहाँ पे, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। तो बेटा ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी पहले समझना जरूरी है कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है और रीजनरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन ये नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। तो आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है और रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, तो ये आपको सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बेटा फ्रेगमेंटेशन, सबसे पहले हम वर्ड को समझते हैं। फ्रेगमेंटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन, तो बेटा जो स्टार्टिंग में आपको वर्ड दिख रहा है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन में, फ्रेगमेंट, तो फ्रेगमेंट का मतलब होता है बेटा पीसेस, टुकड़े। ठीक है, फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, पीसेस, टुकड़े। क्लियर? और यही टुकड़े मतलब किसके टुकड़े बेटा, ऑर्गेनिज्म के। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बेटा एक यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको डायग्राम समझ में आएगा। ये एक आपको डायग्राम जो दे रखा है बेटा, ये एक प्लेन एरिया का डायग्राम है, प्लेन एरिया। ठीक है, ये किसका डायग्राम बेटा, प्लेन एरिया का। PLANARIA आपको दिख जाएगा कंटेंट में लिखा हुआ नाम इसका, प्लेन एरिया। ये प्लेन एरिया बेटा एक लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर एनिमल है ये प्लेन एरिया एक लोअर एनिमल है। और या फिर बोल सकते हैं कौन से फाइलम के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीस। किसमें बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस। आप 9th क्लास में जब एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब आप अलग अलग टाइप के एनिमल्स देखेंगे, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स, कुछ वर्टिब्रेट्स। ऐसे ही आपको इन्वर्टिब्रेट्स के अलग अलग फाइलम देखने को मिलेंगे। अलग अलग कैरेक्टर्स के बेसिस पे एनिमल्स को अलग अलग फाइलम में अरेंज किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में अरेंज किया गया है। जैसे बेटा हम कैसे हैं बेटा, हम कोर्डेटा है। ठीक है, हमारे अंदर वर्टिब्री कॉलम प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग और फाइलम है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को या फिर एनिमल्स को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अरेंज किया गया है। तो बेटा प्लेनेरिया एक प्लेटीहेल्मिन्थीस फाइलम का मेंबर है। प्लेटीहेल्मिन्थीस एक फाइलम है और उसका मेंबर है बेटा प्लेनेरिया। ठीक है, एक लोअर एनिमल है। इस प्लेनेरिया में ऐसी बेटा एबिलिटी होती है कि अगर इस प्लेनेरिया को अगर आप जितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, सपोज यहाँ पे जो है प्लेनेरिया को डिवाइड कर रखा है, हर एक पार्ट में यहाँ पर दिखा रखा है आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक ऊपर वाले पार्ट से और नीचे वाले पार्ट से। तो ये ऊपर वाले पार्ट से भी बाकी का जो ये आपको डॉट से दिखा रखा है, डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है आपको जो पोर्शन, ये दोबारा से रीजनरेट हो गया। क्लियर? अगर एक प्लेन एरिया को जो नीचे वाले पार्ट से कट किया है, ये वाला ही पार्ट कट कर दिया, ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया, तो ये डॉट वाला पार्ट जो है बेटा ये लॉस्ट इन्फॉर्मेशन है और ये दोबारा से आ जा रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि प्लेनेरिया, ये बेटा एक एग्जाम्पल है प्लेनेरिया का, और ये प्लेनेरिया क्या है बेटा, एक लोअर एनिमल। यहाँ तक समझ में आया? और कभी कभी पूछ लेता है आपसे, प्लेनेरिया नहीं पूछता है, आपसे पूछ लेता है कि प्लेटीहेल्मिन्थीस में किस टाइप का होता है एसेक्सुअल मोड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस आपको पता होना चाहिए, प्लेटीहेल्मिन्थीस का ही मेंबर है ये। और प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर बेटा क्या आते हैं, तो फ्लैटवर्म्स आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस में। प्लेटीहेल्मिन्थीस एक फाइलम है एनिमल किंगडम का या फिर एनिमल क्लासिफिकेशन में। क्लियर? तो ये एक बेटा प्लेनेरिया है। तो इस प्लेनेरिया के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि इसको जितने भी फ्रेगमेंट में डिवाइड किया जाए, जितने भी टुकड़ों में डिवाइड किया जाए, हर एक टुकड़ा एक न्यू ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट कर सकता है। ठीक है, तो मान लो इस
प्लेनेरिया को अगर आप चार पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, 4 फ्रेगमेंट के अंदर डिवाइड करते हैं, तो चारों फ्रेगमेंट ABCD चारों फ्रेगमेंट एक न्यू प्लेनेरिया को रीजनरेट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, पूरा का पूरा एक प्लेनेरिया बना सकते हैं। तो इसी एबिलिटी को बेटा क्या बोलते हैं हम? रीजनरेशन, है ना। दोबारा से रीजनरेट करने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन, ताकि ये अपने लॉस्ट पार्ट को दोबारा से रीगेन कर सके। अब जैसे यहाँ पे आपको जो डॉटेड करके जो पार्ट दिखा रखा है, ये बेटा क्या है? लॉस्ट पार्ट है, जो उसके पास में नहीं है। तो इसने क्या किया? अपने ऊपर वाले पार्ट से ही पूरा नीचे वाला पार्ट भी बना लिया, है ना। जितनी भी इसकी लॉस्ट इन्फॉर्मेशन थी उसको भी इसने बना लिया। और जैसे नीचे वाले में दे रखा है कि इसके पास बस नीचे वाला पार्ट था, ऊपर वाला पार्ट इसको कट कर दिया गया था, तो इसने ऊपर वाला पार्ट दोबारा से रीजनरेट कर लिया। तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा प्लेनेरिया फॉर्म हो गया है। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है बेटा इनको टुकड़ों में डिवाइड करने पर, और टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं हम। और रीजनरेशन का मतलब है बेटा कि ये जितने भी टुकड़ों में डिवाइड किया है, जितने भी पीसेस में इनको कट किया है, हर एक पीस न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में रीजनरेट कर सकता है। तो फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ इनमें रीजनरेशन की भी कैपेसिटी होती है। जैसे आपने देखा होगा बेटा, कुछ कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर पार्शियल रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, आधी रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो प्लेनेरिया है, ये हर एक पार्ट से न्यू प्लेनेरिया फॉर्म कर ले रहा है। ये ऊपर वाले पार्ट से फॉर्म भी कर लिया इसने, और नीचे वाले पार्ट से भी फॉर्म कर लिया एक न्यू प्लेनेरिया। यहाँ पर लास्ट वाले में कर लिया ना फॉर्म पूरा का पूरा। ऊपर वाले पार्ट से पूरा का पूरा एक प्लेनेरिया फॉर्म कर लिया, और यहाँ पे नीचे वाले पार्ट से एक पूरा का पूरा प्लेनेरिया फॉर्म कर लिया। क्लियर? समझ में आया? ठीक है बेटा। तो क्या हुआ, अब कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं बेटा जिनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी पार्शियल होती है, हाफ रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि स्टारफिश की अगर आप लिम्ब कट हो जाती है, लिम्ब को कट कर देते हो, तो उसकी लिम्ब वाला पोर्शन दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, दोबारा से आ जाता है। आपने देखा होगा घरों के अंदर छिपकली होती है, छिपकली की टेल रीजन कट हो जाता है, तो छिपकली का जो टेल रीजन होता है वो भी दोबारा से आ जाता है। तो बेटा ये क्या है? ये है पार्शियल रीजनरेशन कैपेसिटी। अगर आप जो लिजार्ड है या जो छिपकली है, उसको अगर आप बीचों बीच से कट कर देते हो, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से, या फिर बिल्कुल हॉरिजॉन्टली बीच में से कट कर देते हो एब्डोमेन से, तो क्या बन पाएगी? 2 लिजार्ड बन जाएगी क्या? ऐसा नहीं होता है। तो मतलब लिजार्ड के अंदर या फिर जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया आपको? बिल्कुल। रीजनरेशन क्या है, और कंप्लीट रीजनरेशन क्या होता है, और पार्शियल रीजनरेशन क्या होता है। मैंने रीजनरेशन में भी आपको 2 बताए। एक होता है कंप्लीट रीजनरेशन, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है। अगर आप जितने पार्ट्स में कट करोगे तो हर एक पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्म में रीजनरेट हो जाएगा। क्लियर? तो इसे बोलते हैं बेटा कंप्लीट रीजनरेशन कैपेसिटी। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी हायर बॉडी और ग्रेड की होती है, बॉडी कैसी होती है उनकी? हायर ग्रेड की होती है, तो उनमें कंप्लीट रीजनरेशन की कैपेसिटी एब्सेंट होती है, वहां पर पार्शियल रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। क्लियर? तो अपने कुछ ही बॉडी के पार्ट्स को या फिर लॉस्ट इन्फॉर्मेशन को रिगेन कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे सुनिए, जितने भी एडिशनल पॉइंट, एडिशनल टाइप बताए मैंने, वो भी आपको नोट डाउन करना है, और कंटेंट से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड लक।